नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। एनटीपीसी यूजी के लिए मैं हिस्ट्री का ये सेशन चला रहा हूँ, जिसमें से कि कंप्लीट मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। पूरा हिस्ट्री, एंशियंट हो, मिडाइवल हो और आपका मॉडर्न हो, सबका मैंने कल के वीडियो में बताया भी था कि टोटल 25 टॉपिक ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो हिस्ट्री से जो लगभग 6 से 7 प्रश्न आपके बनेंगे, क्योंकि 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस आता है, तो 6 से 7 नंबर के तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसी सबसे आपके प्रश्न आएंगे, इसीलिए आप इस क्लास को जरूर देखें जो मैं डाल रहा हूँ। कल एक क्लास इसका हुआ है जिसमें पाषाण काल और सिंधु सभ्यता को हमने खत्म किया था, जरूर उसको आप एक बार देख लीजिएगा। और इसमें आज हमने PYQ लिया है और अब PYQ के माध्यम से ही सारे हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज का हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। जो साथियों ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या BRSC की तैयारी कर रहे हैं, सब में साइंस आता है अच्छे लेवल का। तो साइंस कंप्लीट करने के लिए एक बार में, उसके बाद आपको कहीं पढ़ना ही नहीं है, कंप्लीट NCERT टाइप हम इसमें पढ़ा रहे हैं ना। 149 रुपये में आपको फुल कोर्स मिल जाएगा। ये हमारे एप्लीकेशन पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हमारे एप्लीकेशन का नाम है राजकुमार सर। वो डाउनलोड करके आप ये बैच ले सकते हैं। इसमें अच्छे से NCERT प्लस PYQ जो है, मतलब सभी एग्जाम के लिए RRB BSSC BSSC जितने भी है सभी इसमें कंप्लीट अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। NCERT फुल्ली NCERT बेस्ड ये हमारा है। समझ गए ना बात को? तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर ले, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है ना। तो जो सीरियस स्टूडेंट है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं बिना इधर भटके हुए, ठीक है। तो चलिए अब हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन लिए हैं वैदिक सभ्यता। किससे लिए हैं? वैदिक सभ्यता से पहले हम प्रश्न लिए हैं, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता और फिर आपका जैन बौद्ध धर्म, इस तरह से हम खत्म करेंगे। तो वैदिक सभ्यता आपको पता है कि ये सवाल पहले देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसको हर एक प्रश्न के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको करता जाऊंगा ताकि और भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मालूम पड़े, ठीक है। क्वेश्चन आपका है पहला नंबर कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आपको पता है कि वैदिक सभ्यता जो है आर्यों के द्वारा बसाई गई एक सभ्यता थी। किसके द्वारा? आर्यों। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ऐसा जो है मैक्स मुलर ने कहा था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका मुख्य व्यवसाय आपका क्या था? पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था, ठीक है ना। तो पशुपालन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा और बता, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि वैदिक सभ्यता को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक जो इसमें हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल। क्या पढ़ते हैं? ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं, या इसी को पूर्व वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक। देखिए ये जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इससे बहुत ज़्यादा रिवीजन आपको होता है। सिर्फ ये क्वेश्चन था तो क्वेश्चन को करा के मैं आगे भी बढ़ सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको दे दे। वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में पढ़ा था, एक यानी कि दो समय काल हुआ इसका। एक ऋग्वैदिक काल, इसी को पूर्व वैदिक काल बोलते हैं, और एक आपका हुआ उत्तर वैदिक काल। क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल। यानी कि ये इनको दो पार्ट में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल का जो समय काल था वो था आपका 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक काल का समय काल था, समय काल कभी कभी पूछ लिया था और इस बार पूछा भी NTPC में, 600 BC था। यहाँ तो समय काल ध्यान रखिएगा। यानी कि वैदिक सभ्यता का पूरा अगर समय काल देखें ना, तो इसका वैदिक सभ्यता का पूरा समय काल था 1500 बिफोर क्राइस्ट यानी BC, यानी कि इससे पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका क्या था? समय काल मतलब चला था। सिंधु सभ्यता के बाद ये वैदिक सभ्यता आपकी आई हुई थी, ठीक, जो कि आर्यों ने बसाई थी, ठीक है ना। चलिए, तो इतना चीज़ जो मैंने आपको बताया, ये आई होप कि ये चीज़ आपको ध्यान आप इसको रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रसिद्ध 10 राज युद्ध जो हुआ है, प्रसिद्ध जो आपका 10 राज युद्ध मतलब 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ है, यह आपका जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका परुस्नी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर ये लड़ा गया था? आपका परुस्नी नदी के तट पर। और आपको पता है कि परुस्नी जो है ये ऋग्वैदिक नाम है। क्या है? ऋग्वैदिक नाम है, ऋग्वैदिक नाम है, ठीक है ना। और इसका अभी मतलब प्राचीन नाम कह सकते हैं। अभी इसका नाम क्या है? आधुनिक नाम इसका रावी नदी, यानी रावी नदी को ही हम क्या कहते थे? परुस्नी नदी कहते थे। क्या कहते थे इसको? परुस्नी नदी। हम रावी नदी को ही कहते थे, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये चीज़ें आप जो है समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि कह रहा है कि सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते जो है
किस उपनिषद से लिया गया है? तो किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया मुंडक उपनिषद, मुंडकोपनिषद बोल सकते हैं, मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद, ठीक है ना। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या आपकी 108 है, पुराणों की संख्या 18, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका मुंडक उपनिषद हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऋग्वेदिक का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल हुए, कितने मंडल हुए? 10 मंडल हुए कि ना हुए? 10 मंडल हुए। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वैदिक सभ्यता यानी वैदिक काल जो है, वैदिक जो सभ्यता है यानी वैदिक जो काल, इसका समय काल क्या था? इसका समय काल था आपका 1500 BC से लेकर 600 BC तक, यही था ना। तो इसमें जो पहला जो कौन सा था? इसमें पहला आपका था ऋग्वैदिक काल। क्या था? इसमें पहला जो आपका ऋग्वैदिक काल था, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम पूर्व वैदिक काल ही बोलते हैं। तो ऋग्वैदिक काल जो था पूर्णतः आधारित था किस पर? ये इसका नाम है ऋग्वेदिक का मतलब ऋग्वेद पर ही आधारित था, पूर्णतः किस पर आधारित था? ऋग्वेद पर ही आधारित था। और जो इसके बाद बोला जाया था, कौन आया था बाद? इसके बाद वाला आपका आया था कौन? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो आपका है वो किस पर आधारित था? वो आधारित था आपका इस ऋग्वेद को, चूंकि 4 वेद हैं। फिर कौन आते हैं आपके? सोमवेद, यजुर्वेद और लास्ट का वेद अथर्ववेद, ठीक है ना। लास्ट का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। तो जो आपको वैदिक काल यानी वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक काल थे वो आपके सोमवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद पर आधारित था, और ऋग्वेद पर आधारित था, ठीक है ना। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, ऋग्वेद का जो आपका 9वां मंडल है ना, वो सोम देवता को समर्पित है। किस देवता को समर्पित है? वो आपके सोम देवता को समर्पित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 4 का क्या हो जाएगा? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल, ठीक है ना। चलिए, और बाकी 7वां मंडल जो है, अभी जस्ट देखे थे 10 राजयुद्ध, अभी देखे थे ना 7वां मंडल किससे संबंधित समर्पित है? ये आपका समर्पित है जो 7वां मंडल 10 राग युद्ध जो है ना, इसका वर्णन इसमें है, 10 राग युद्ध, ठीक है ना। अभी जस्ट देखे थे कि रावी नदी के तट पर ये हुआ था, ठीक है ना। और 8वां मंडल में देखिए कि हस्तचलित ऋचाओं को खील कहा गया है। 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? खील कहा गया। ये बात भी ध्यान रखिए, हस्त ऋचाओं को खील कहा गया है, इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। और 10वां मंडल पता है कि वर्ण व्यवस्था इसी में आधारित है, वर्ण व्यवस्था। 10वां मंडल क्या है आपका? वर्ण व्यवस्था। 10वां मंडल क्या है? वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखिए मजा आ रहा होगा आपको, ठीक है। आंसर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं अच्छे से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो भाई गायत्री मंत्र आपको पता है किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है आपका भागवत गीता में। किसे मिलता है आपका? ये भागवत गीता मिलता है। किसे मिलता है? भागवत गीता में आपको देखने को मिलता है। आपका क्या देखने को मिलता है? गायत्री मंत्र देखने को मिलता है, ठीक है ना। एक बात आप कमेंट बताइए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करिएगा ना। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अस्तो मौ सद्गमय। अस्तो मौ सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तो मौ सद्गमय जो है ये लिया गया ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्क के नाम से क्या जाने जाते थे? तो जो सोने के आभूषण होते थे ना, सोने के जो आभूषण होते थे उसको निष्क के नाम से जानते थे, ठीक है ना। चलिए, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शक के जो प्रतिपादक थे वो कणाद थे, महर्षि कणाद थे। कौन थे? महर्षि कणाद थे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ऋग्वेद में अघन्य का मतलब क्या होता है? वध योग्य नहीं। शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया आपको किसके लिए? गाय के लिए किया गया। मतलब बोला गया कि ऋग्वेद में गाय जो है वो अधन्य होती है, अघन्य होती है। गाय क्या होती है? अघन्य। मतलब गाय को मतलब इनका वध नहीं करना है, नहीं किया जा सकता है ना, मतलब करना नहीं है ना। तो गाय को अधन्य कहा गया है ऋग्वेद में। गाय को अधन्य किस में कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। वैदिक नदी, जिसको वैदिक नदी है, ये वैदिक काल की नदी है, कुंभा या काबल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो बताया भाई काबुल का बात हो रही है, काबुल लिखा गया, ठीक है ना। तो कहाँ होगा? ये अफगानिस्तान में। ये तो ऐसे ही बना दोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादक
दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल, ये आपका कौन सा है? ये आपका है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? कपिल मुनि वाला, ये हो जाएगा आपका सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस में है? तो ये आपका किस में है? ये आपका अथर्ववेद में है। किस में? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो जादू टोना वाला बात है सब आपका किस में होता है? जादू टोना हो गया और विवाह संबंधी बात हो गया, है ना, ये सब आपकी जो है किस में होता है? ये सब आपका होता है किस में? ये सब होता है आपका अथर्ववेद में। समझ गए ना बात को? और बाकी यजुर्वेद में क्या होता है? यजुर्वेद में यज्ञों का अनुष्ठान, यानी कि यज्ञ से संबंधित यज्ञों का अनुष्ठान, ठीक है ना, यज्ञों का अनुष्ठान। सामवेद में संगीत, सामवेद में संगीत के बारे में। और ऋग्वेद में पता ही आपको कि वेदों के बारे में है, ठीक है ना। चलिए, और नेक्स्ट बात करते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या? अभी जस्ट मैंने बताया था पहले, क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। अच्छा, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों की अगर भाषा कोई पूछ ले तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। देखिए, इसके बारे में अलग अलग लोगों ने विचार रखा था, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जो मैक्स मुलर थे, मैक्स मुलर ने क्या कहा था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, और इन्हीं का ज़्यादा सही रहा था, ठीक है ना। और भी बोले थे, जैसे कि मैं बात करूँ, दयानंद सरस्वती ने कहा था कि जो आर्य थे ना, वो आए थे आपके तिब्बत से। कहाँ से आए थे? यानी कि तिब्बत उसका मूल निवास है, तिब्बत से आए थे। तो ये भी ज़्यादा सही नहीं हुआ, इनका कहना था। एक और थे आपके, जैसे कि और भी बहुत लोगों ने कहा है, जो इम्पोर्टेंट पूछा था, डॉक्टर संपूर्णानंद, इन्होंने कहा था कि जो आर्य थे वो आपके कहाँ से आए थे? ये आया था आपके यूरेशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? यूरेशिया, यानी आल्पस पर्वत से आए थे। आल्पस पर्वत से आए थे, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक किसका माना गया था? मैक्स मुलर का। किसका माना गया था? मैक्स मुलर का सबसे सटीक माना गया था, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में आप कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 14 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो आपका है किसको माना गया है? ये माना गया आपका सरस्वती। किसको माना गया है? सरस्वती को माना। ये जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लायक नहीं है तो उसको क्या ज़्यादा करना, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये प्राप्त था आपको किसको? प्रजापति को। प्रजापति को जो है क्या था? सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, ठीक है ना। चलिए, संस्कारों की संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या कितनी? आप तो 10th क्लास में जरूर पढ़े होंगे कि ना एक बार। हमें तो 10th क्लास से ही याद है कि संस्कारों की संख्या 16 होती थी, ठीक है ना। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का उल्लेख, शूद्र मतलब क्या हो गया? यानी वर्ण व्यवस्था वाली बात आ गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो 10वें में हो जाएगा ना। ये तो काफ़ी ईजी है, आप खुद ही बना सकते हैं क्योंकि मैंने पहले बोल दिया है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये है आपके पतंजलि। कौन है? पतंजलि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पतंजलि हो जाएगा। योग दर्शन प्रतिपादक पतंजलि हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता, ये तो काफ़ी ट्रिकी है। चौ से चरक, चौ से, देखिए, चौ से चरक और चौ से चिकित्सक। चौ से चिकित्सक यानी कि मेडिकल क्षेत्र से चिकित्सक से संबंधित है। समझ गए ना बात को? चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? देखिए, अपौरुषेय का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। हाँ, अपौरुषेय का जो मतलब होता है कि जिसकी रचना जो है पुरुष ने नहीं की है। जिसकी रचना जो है पुरुष ने नहीं की है, और उसकी रचना तब किसने की होगी? देवता ने की होगी। तो देखिए भाई, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकी रचना देवताओं के द्वारा की। तो इसलिए वेदों को क्या कहा गया? अपौरुषेय कहा गया। मतलब वेदों की रचना मनुष्यों के द्वारा नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आए?
गोत्र व्यवस्था या कहिए, या आप सीधा कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था, है ना, वर्ण व्यवस्था आप बोल सकते हैं ना, उसी से रिलेटेड ये वर्ड आपका है। तो गोत्र व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था किस में देखने को मिलता है? देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल में ही, लेकिन ऋग्वैदिक काल का जो दूसरा समय काल था उत्तर वैदिक में देखने को मिलता है। चूँकि ऋग्वैदिक के दो हुए, दो भाग में विभाजित किया गया है। पहला आपको हमने बताया कि ऋग्वैदिक काल, क्या ऋग्वैदिक काल हो गया, और दूसरा क्या हो गया? उत्तर वैदिक काल। तो जो उत्तर वैदिक काल है ना, इसमें हमें देखने को मिलता है गोत्र व्यवस्था देखने, मतलब कि कह सकते हैं इसमें बहुत चीज़ों का प्रचलन हो गया। आपका जो क्या बोलते हैं, महिलाओं को उतना सम्मान नहीं मिलने लगा इसमें, मतलब स्त्री की स्थिति में गिरावट आ गया ना। और कह सकते हैं कि पर्दा प्रथा शुरुआत हो गया, इसमें दहेज प्रथा शुरुआत हो गया। तो इस तरह से जो है ना गोत्र व्यवस्था हो गया, जिसमें मतलब ये सब तो खैर महिलाओं की स्थिति में गिरावट के कारण हुआ। बाकी इसमें जो है अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब वाली बात होने लगी थी, किसमें? उत्तर वैदिक काल में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे पहले जो आपका ऋग्वैदिक काल था, इसमें जो मतलब गोत्र व्यवस्था नहीं था, गोत्र व्यवस्था था लेकिन वो कर्म आधारित था। क्या था वो? कर्म आधारित। इसमें गोत्र व्यवस्था था लेकिन वो कर्म आधारित, मतलब जो जैसा काम करेगा, जैसे जो पंडित का काम करे तो ब्राह्मण बनेगा, जो बलशाली है चाहे वो किसी भी समुदाय का है वो क्षत्रिय बनेगा। तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म आधारित था, लेकिन जो जन्म आधारित हो गया गोत्र व्यवस्था, वो आपका उत्तर वैदिक काल में। तो इसलिए उत्तर वैदिक ही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो ये समझते समाज व्यवस्था थे। किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है, ये तो आप सबको पता होगा ना। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो ये किया था किसने? ये क्या था आपका? महर्षि गौतम ने। किसने किया था? महर्षि गौतम ने। और भी होते हैं, उसको भी मैं देख लेता हूँ, है ना। किसने किया था? गौतम ने किया था। कपिल ने, महर्षि कपिल ने कौन सा किया था? तो वो क्या? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये आपके महर्षि कपिल है। जैमिनी जी क्या है? महर्षि जैमिनी क्या है? ये आपके हैं मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वो महर्षि जैमिनी है। और न्याय दर्शन के कौन है? न्याय दर्शन के आपके हैं गौतम, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये शासक थे कहाँ के? कैकई के शासक थे। कहाँ के थे? कैकई के शासक थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है आपके अथर्ववेद में। किसे मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत थी। कौन सी थी? विदत जो है, ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको ऑप्शन जो 1 मिनट तक दिखाता हूँ आपको। ऑप्शन ये रहा विदत, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विदत, विदत की अगर मैं बात करूँ, सबसे प्राचीन संस्था तो थी ही ये वैदिक सभ्यता की। इसके बारे में थोड़ा सा और बताते हैं, क्योंकि इसके बारे में प्रश्न जो बहुत बार आता है। जो आपका विदत था, एक समझिए कि एक तरह से मतलब कि कह सकते हैं कि लोक परिषद था, सभा टाइप का कह सकते हैं, लोक परिषद था, है ना। जिसमें कि होता क्या था कि इसमें विदत में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते थे। और इनका जो मुख्य काम था कि जैसे कि सामाजिक, धार्मिक, सैन्य और आर्थिक मामलों पर बातचीत करना, है ना। और जो लूट के लाते थे कबीलाई वगैरह, कबीला जो है ना, इसमें कबीला जो होते थे, कबीला वो जो लूट के लाते थे उनका सही रूप से बंटवारा करना, है ना। और कबीले के प्रशासन में सहायता करना, ये सब इसका काम था। किसका? विदत का, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, तो वही पूछा था इसमें, प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत ही थी। नेक्स्ट बात करते हैं, और भी दो संस्था बताए थे, एक संस्था थी सभा और एक संस्था थी समिति। सभा और समिति के बारे में पूछा जाता है तो मैं बता देता हूँ कि जो सभा था आपका, जो आपका सभा था, ये कुलीनों की संस्था थी, मतलब कि जो कह सकते हैं बुजुर्गों की संस्था थी, है ना। कुलीनों जो मतलब थोड़े से बुद्धिजीवी लोग हैं, उसकी संस्था थी। और जो समिति थी, वो जितने भी कबीले हैं उसको एक क्या थी? आम सभा थी, कबीलों की सभा, कबीलों की आम सभा। और सभा थी जो कुलीन वर्ग की सभा, ठीक है। तो ये पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अवेस्ता और ऋग्वेद में असमानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित? देखिए, अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में थोड़ा बहुत समानता, थोड़ा बहुत ना अच्छा खासा समानता है। तो अवेस्ता क्या है? तो अवेस्ता मैं बता देता हूँ कि एक पारसियों का एक ग्रंथ है। क्या है ये? पारसी धर्म का एक ग्रंथ है। पारसियों क्या है? ग्रंथ है। और ये ईरान से संबंधित है। कहाँ से? ईरान से संबंधित है। इसलिए मतलब समानता क्या है? भौगोलिक रूप से भी देखने को बहुत समानता मिलता है, भाषाई रूप से, सांस्कृतिक रूप से ऋग्वेद और अवेस्ता में समानता देखने को मिलता है, ठीक ना। और अवेस्ता कहाँ से है? ईरान से संबंधित है, पारसियों का एक ग्रंथ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका, ये लास्ट क्वेश्चन आपका है वैदिक सभ्यता से किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो आपका सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। कैसे? आपको पता है सामवेद का मतलब क्या? संगीत के बारे में बात करना। तो ऋग्वेद में मंत्र किस में है? मंत्र तो आपके ऋग्वेद में है। तो मंत्र, संगीत कहने का मतलब यहाँ हो गया कि जैसे यज्ञ वगैरह होता है तो देखते हैं मंत्र पढ़ते हैं, तो एक तरह से वो संगीत की तरह ही नहीं होता है। ओम विष्णु मंगलम, ओम भगवान विष्णु मंगलम, ये सब बोलते हैं ना। हमें तो उतना नहीं आता है मंत्र, ठीक है ना। तो ये जो बोलते हैं देखते हैं क्या? संगीत ही कर रहे हैं वहाँ पर। किसका? मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, संगीत कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सामवेद जो है सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है, ठीक है ना। तो ये 30 क्वेश्चन आपका जो है वैदिक सभ्यता से, वैदिक 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 सभ्यता, सभ्यता को सभ्यता ही लिख देते हैं, सभ्यता सबका खत्म हुआ, ठीक है ना।